Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is cardiovascular system. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट करते हैं. तो आज हमने एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी और बेसिक फिजियोलॉजी को फिनिश कर देना होता है. अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम नाम से लग रहा है कि इसमें हार्ट होगा और आपकी ब्लड वेसल होगी. ओके, हार्ट और ब्लड वेसल, इसके सिस्टम को बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आपकी बॉडी में सारे सिस्टम होते हैं, सीएनएस, रेस्पिरेटरी और भी सिस्टम होते हैं, लेकिन जो सबसे पहले जो सिस्टम आपका काम करना शुरू कर देता है एम्ब्रियो के अंदर, वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है. यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है? ये फर्स्ट फंक्शनल सिस्टम होता है. ओके, यानी हार्ट सबसे पहला ऑर्गन होता है जो कि सबसे पहले बनता है, सबसे पहले फंक्शन करना शुरू कर देता होता है. क्लियर? ठीक हो गया. अब ये क्यों फंक्शन करना शुरू कर देता होता है? बिकॉज जो एम्ब्रियो के सेल्स होते हैं, एम्ब्रियो के टिश्यूज होते हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए और CO2 को रिमूव भी करना है. तो जो ऑक्सीजन की डिमांड्स को पूरा करने के लिए सबसे पहले जो सिस्टम बनता होता है और काम करना शुरू कर देता है, वो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है. अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर मेन मेन चीज जो आपने को बतानी है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले एक प्रिमिटिव हार्ट बनता है. सबसे पहले कैसा बनता है? एक प्रिमिटिव हार्ट होता है. इस तरह का प्रिमिटिव हार्ट होता है जिसमें कुछ नहीं पता कि लेफ्ट साइड क्या है और राइट साइड क्या है. सबसे पहले प्रिमिटिव हार्ट होता है जो बिल्कुल फ्लैट सा होता है. फिर इस हार्ट की लूपिंग होती है. अब इस हार्ट की लूपिंग का मतलब क्या होता है? पहले हार्ट ऐसे होता है, फिर ये लूप खा के हार्ट ऐसा हो जाएगा. यानी हार्ट की लूपिंग का पर्पस क्या होता है? हार्ट में लूपिंग क्यों होती है? जो प्रिमिटिव हार्ट होता है या जो प्राइमरी हार्ट ट्यूब होती है, उसमें लूपिंग क्यों होती है? क्योंकि लूप करने से एक पोर्शन एक स्पेसिफिक साइड के अंदर चला जाएगा. तो सबसे पहले क्या होगा? प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब बनेगी, फिर उसमें लूपिंग होती है. अभी लूपिंग क्यों होती है? ताकि लेफ्ट और राइट इसका कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाए. लेफ्ट साइड की पोलैरिटी और राइट साइड की पोलैरिटी स्टैब्लिश हो जाए कि लेफ्ट साइड कौन सी है और राइट साइड कौन सी है. तो प्रिमिटिव हार्ट बना, उसकी लूपिंग हुई, उसकी लूपिंग की वजह से क्या बना? लेफ्ट और राइट साइड की पोलैरिटी हो गया कि सपोज इस साइड ने लेफ्ट साइड बनाना है, इसने राइट साइड बनाना है. ठीक हो गया. और ये कौन से वीक से स्टार्ट होता है? फोर्थ वीक में स्टार्ट होता है. यानी फोर्थ वीक में क्या हुआ? हार्ट बना, हार्ट ने फंक्शन भी शुरू कर दिया, हार्ट में लूपिंग भी होगी, हार्ट में लेफ्ट टू राइट पोलैरिटी भी होगी है. अब ये जो हार्ट की लूपिंग होती है, यानी जो पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी को कंट्रोल करने के लिए खास तरह के क्या होते हैं? स्ट्रक्चर होते हैं, जिसका नाम है आपका सिलिया. लाइक सबसे पहले प्रिमिटिव हार्ट होगा. प्रिमिटिव हार्ट में लूपिंग होती है. ओके, और लूपिंग से लेफ्ट टू राइट पोलैरिटी होती है. और ये जो लेफ्ट टू राइट पोलैरिटी होती है, ये कौन सी स्ट्रक्चर कंट्रोल करती है? ये सिलिया कंट्रोल करते हैं. सिलिया के अंदर क्या होती है? मोशन एक्टिविटी होती है. इस मोशन एक्टिविटी की वजह से क्या करते हैं कि ये कुछ सेल ऐसे होते हैं जो सिलिया को यूज करते हैं, लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो राइट साइड पे चले जाते हैं. इन शॉर्ट, जो सिलिया होते हैं वही असल में लेफ्ट टू राइट पोलैरिटी को मेंटेन करते हैं. लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल में कोई सिलिया का कोई डिसफंक्शन आ गया, ओके, सिलिया का डिसफंक्शन आ गया, मतलब सिलिया सही से काम नहीं कर पा रहे. जब सिलिया सही से काम नहीं कर पा रहे तो लेफ्ट टू राइट पोलैरिटी खराब हो जाएगी. ओके, यानी जो चीज लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए थी वो लेफ्ट साइड पे नहीं होगी, वो राइट पे होगी, और जो राइट पे होनी चाहिए थी वो लेफ्ट पे आपको देखने को मिलेगी. यानी जब सिलिया अपना काम करना खराब कर जाएगी, तो जो हार्ट होगा, हार्ट की जो एपेक्स होती है, नॉर्मली हार्ट की जो एपेक्स होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बनती है और वो लेफ्ट साइड पे होती है. लेकिन जब सिलिया काम नहीं करेंगे तो लेफ्ट टू राइट पोलैरिटी नहीं हो पाएगी, और जब लेफ्ट टू राइट पोलैरिटी नहीं हो पाएगी तो जो हार्ट की अपेक्स थी, जो कि नॉर्मली लेफ्ट साइड पे होती है, वो अब राइट साइड पे चली जाएगी. दिस कंडीशन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोकार्डिया. ओके, ठीक हो गया. और जब सिलिया खराब हुआ है तो सिलिया सिर्फ हार्ट में खराब नहीं हुए, और भी जगह पे खराब हो गया, जिसकी वजह से अगर सिलिया काम नहीं करेंगे सही से तो हार्ट राइट साइड पे चला जाएगा, जिसको डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं. इसके अलावा जो लीवर मेनली राइट साइड पे होता है, लेकिन वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा. स्प्लीन लेफ्ट पे होती है, वो राइट पे चली जाती होती है. ओके, यानी पूरी बॉडी की पोलैरिटी खराब हो जाती है. यानी पूरी बॉडी की जो पोलैरिटी है वो ऑपोजिट हो जाती है. यानी जब सिलिया खराब हो जाएंगे तो हार्ट राइट साइड पे चला जाएगा और पूरी बॉडी की लेफ्ट टू राइट पोलैरिटी खराब हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड साइटस इन्वर्सस. ठीक हो गया. ओके, तो साइटस इन्वर्सस आपको देखने को मिलेगा और डेक्स्ट्रोकार्डिया देखने को मिलेगा. और सिलिया कौन सी डिजीज में एबनॉर्मल होते हैं? किस डिजीज में सिलिया काम नहीं करते होते? उस डिजीज का नाम है कार्टाजीनस सिंड्रोम. ओके, कार्टाजीनस सिंड्रोम. तो कार्टाजीनस सिंड्रोम में क्या होता है? सिलिया की
डिसफंक्शन आपको देखने को मिलता है, साइटस इन्वर्सस होता है, डेक्स्ट्रोकार्डिया देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको कार्टाजीनर में और क्या देखने को मिलता है, कार्टाजीनर के अंदर आपको ब्रोंकिएक्टेसिस भी देखने को मिलती है। ओके, रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकिएक्टेसिस भी देखने को मिलती है। तो ये आपको चीज बता दी है कार्टाजीनस सिंड्रोम से रिलेटेड। तो अगर जो होते हैं हमारे सिलिया के जो आर्म्स होते हैं, असल में जो सिलिया के जो आर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं डाइनिन। अगर डाइनिन के रिसेप्टर में की म्यूटेशन आ गई है या डाइनिन की प्रोटीन में म्यूटेशन आ गई है, डाइनिन किसका पार्ट होता है, डाइनिन इज अ आर्म ऑफ सिलिया। जो सिलिया का जो बाजू होता है उसको डाइनिन बोलते हैं। अगर इसमें मसला आ गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कार्टाजीनस सिंड्रोम हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट एसिमेट्री हो जाएगी, डेक्स्ट्रोकार्डिया होगा और साइटस इन्वर्सस हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कार्डिक लूपिंग से रिलेटेड। अब हम हार्ट के चैम्बर्स वगैरह पे आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो जो सबसे पहले क्या होता है, आपका प्रिमिटिव हार्ट होता है। सपोज प्रिमिटिव हार्ट ऐसे होता है, फिर इस प्रिमिटिव हार्ट के दो पोर्शन हो जाते हैं। ओके, ठीक हो गया। एक ये आपका हो जाएगा पोर्शन, राइट पोर्शन, और ये लेफ्ट पोर्शन हो जाएगा। सपोज इस जगह पे आपका एट्रियम था तो राइट एट्रियम, इस जगह पे राइट वेंट्रिकल तो राइट वेंट्रिकल, इस जगह पे लेफ्ट एट्रियम और इस जगह पे लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक हो गया। अब इनकी जो पार्टीशनिंग बनाने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियल कुशन। तो जो एंडोकार्डियल कुशंस होते हैं उनका मेन मकसद क्या होता है, उनका मेन मकसद पार्टीशनिंग करना होता है, दो चीजों को आपस में सेपरेट करना होता है। यानी जो हार्ट होता है, हार्ट में ये जो राइट साइड पे मैंने जो चीज लेबल किया है, ओके, ये पूरी क्या बनती है, इसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर केनाल। यानी पहले हार्ट ऐसे होता है, पहले हार्ट ऐसे होता है, फिर हार्ट के दो पोर्शन बन जाएंगे, राइट पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन। जो राइट पोर्शन है उसको बोलूंगा राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर केनाल, क्योंकि इनिशियली एट्रिया और वेंट्रिकल आपस में एक दूसरे से कंटिन्यूअस होते हैं। और इस वाले को बोलेंगे लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर केनाल, एट्रियो वेंट्रिकुलर केनाल। ठीक हो गया, क्लियर। और इनको डिवाइड करने वाला कौन सा स्ट्रक्चर होता है, इनको जो डिवाइड करने वाला, पार्टीशनिंग बनाने वाला होता है उसको बोलते हैं हम एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। ठीक हो गया। तो जो एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट होते हैं, राइट और लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर किनाल बनाते होते हैं। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, जो एट्रियो वेंट एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट, ये आपको फेमस डिजीज में देखने को मिलते हैं, उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में आपको क्या देखने को मिलेगा, एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट देखने को मिलेगी। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम में आपको वीएसटी भी देखने को मिलता होता है। क्लियर। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एट्रिया की डेवलपमेंट वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो इन सबको रेस कर देते हैं, एट्रिया की डेवलपमेंट हम शो करते हैं। अब से जो मैंने हार्ट बनाना है वो हार्ट ऐसा होगा, बिल्कुल बॉक्स नुमा हार्ट। तो मैं हार्ट को ऐसे बनाऊंगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा कौन सा चैम्बर होगा, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके। और राइट वेंट्रिकल का आउटफ्लो इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट वेंट्रिकल का जो होता है उसको अयोर्टा कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम में क्या आ रही होती है, पल्मोनरी वेन। ओके। और राइट एट्रियम में क्या आ रही होती है, आपकी वेन्स आ रही होती है, लाइक सुपीरियर वेना कैवा। ठीक हो गया। तो मैं आपसे हार्ट को ऐसे शो किया करूंगा, ये डायग्राम होगी। और ये कौन सा वैल्व होगा, ये आपका होगा आपका ट्राइकस्पिड वैल्व। और ये कौन सा वैल्व होगा, ये आपका होगा, कहने का मतलब है बाइकस्पिड या माइट्रल वैल्व होगा। ये कौन सा वैल्व होगा, ये आपका पल्मोनरी वैल्व होगा। और ये वाला कौन सा होगा, ये आपका अयोर्टिक वैल्व होगा। क्लियर। तो ये टिपिकल डायग्राम मैंने बना दिया, इसी डायग्राम को हम लेके चलेंगे आगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एट्रिया की डेवलपमेंट, और खासतौर में जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एट्रियम की डेवलपमेंट है। तो अब एट्रियम की डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होती है। ओके, सबसे पहले आपने इस डायग्राम में देख लो, ये क्या है आपका एंडोकार्डियल डिफेक्ट, जिसने दो किनाल में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले क्या होगा, एक पूरा एक चैम्बर होगा। ये पूरा क्या है, एक पूरा राइट एट्रियम का चैम्बर है। ओके, क्लियर। तो बल्कि मैं इसको एक अलग डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि राइट एट्रियम की डेवलपमेंट कैसे होती है। ओके। तो लेट्स सी वंस अगेन, ये पूरा आपका हार्ट आ गया। ओके। अब इनिशियली ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम होता है। तो होता क्या है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम इसके दरमियान में से, और ये आपका एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट है। ये क्या आपका एंडोकार्डियल डिफेक्ट तो नहीं है, एंडोकार्डियल कुशन होते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम इसके दरमियान में एक सेप्टम निकलेगा। इसको क्या बोलते हैं हम, सेप्टम प्राइमम कहते हैं। और सेप्टम प्राइमम नीचे तक आता है तो उसको बोलते हैं सेप्टम प्राइमम। और यहाँ पे एक सुराख होता है जिसको बोलते हैं हम सेप्टम फोरामिन प्राइमम। ठीक हो गया। तो सबसे पहले राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम इसके दरमियान में एक सेप्टम होता है, उसको बोलते हैं हम सेप्टम प्राइमम। और यहाँ पे आपको एक सुराख देखने को मिलता है, उस सुराख को क्या बोलते हैं, फोरामिन प्राइमम। तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले क्या आएगा, सेप्टम प्राइमम आता है, जो कि रूफ से आता है। मतलब ये कहाँ से आता है, रूफ से आ रहा है
और ये कहाँ पे ग्रो कर रहा है, एंडोकार्डियल कुशन की तरफ आ रहा है, और इसके दरमियान में जो सुराख होता है इसको बोलते हैं ओस्टियम प्राइमम। सबसे पहले आपने इसको रट्टा मारना है। फिर इसके बाद क्या होगा, अब जो सेप्टम प्राइमम था, सेप्टम प्राइमम नीचे के अंदर आया, तो सेप्टम प्राइमम के दरमियान में एक सुराख हो गया, इसको बोलते हैं ओस्टियम सेकेंडम। हम अगर मैं इस डायग्राम से एक्सप्लेन करूँ, तो ये आपका आया था, ये सेप्टम प्राइमम का एक ये पार्ट था, और ये सेप्टम प्राइमम का ये वाला पार्ट था। तो इस ओपनिंग को वो बोल रहा है, ओके, फोरामिन सिकेंडम, ओके, और इस ओपनिंग को बोल रहा है फोरामिन प्राइमम। यानी क्या होता है, सेप्टम प्राइमम में एक और सुराख होता है जिसको फोरामिन या ओस्टियम सिकेंडम कहते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। तो सबसे पहले सेप्टम प्राइमम आया नीचे की तरफ, फिर इसके दरमियान में एक सुराख हो गया जिसको ओस्टियम सेकेंडम कहते हैं, और नीचे वाले सुराख को ओस्टियम प्राइमम कहते हैं। फिर इसके बाद एक और सेप्टम आ गया जिसको बोलते हैं सेप्टम सेकेंडम। ठीक हो गया। इनिशियली पहले कौन सा सेप्टम आया था, पहले सेप्टम प्राइमम आया था। सेप्टम प्राइमम के नीचे जो सुराख था उसको ओस्टियम प्राइमम कहते हैं। फिर सेप्टम प्राइमम के दरमियान में एक सुराख हो गया, उसको ओस्टियम सेकेंडम कहते हैं। फिर एक और सेप्टम आ गया इसके राइट साइड पर, ओके, सेप्टम प्राइमम के राइट साइड पर, इसको बोलते हैं सेप्टम सेकेंडम। ठीक हो गया। अब सेप्टम सेकेंडम सेप्टम प्राइमम के राइट साइड से स्टार्ट हुआ है और वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है, ओके। फिर फाइनली क्या होगा, जो इनिशियली आपका ओस्टियम प्राइमम था वो ओस्टियम प्राइमम गायब हो गया। ठीक हो गया, ओस्टियम प्राइमम आपका गायब हो गया। क्यों? क्योंकि जो सेप्टम प्राइमम था वो नीचे चला गया, यानी ओस्टियम प्राइमम खत्म हो गया। अब एक ही सुराख है जिसको बोलते हैं ओस्टियम सेकेंडम। ठीक हो गया। और जो आपका सेप्टम सेकेंडम है वो भी नीचे आना शुरू हो गया। फिर फाइनली क्या करेंगे, सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम ये आपको फ्यूज कर जाते होते हैं। क्लियर। और फ्यूज कर जाने के बाद एक छोटी सी ओपनिंग रह जाती है जिसको बोलते हैं फोरामिन ओवेल। फिर ये फोरामिन ओवेल बंद हो जाता होता है, लेकिन अगर फोरामिन ओवेल बंद ना हुआ तो ये क्या करवा देगा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट करवा देगा। और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट शंट होता है। क्लियर, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ की थ्योरी वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप है जो सेप्टम प्राइमम होता है वो एंडोकार्डियल कुशन की तरफ ग्रो करता है। लाइक इस डायग्राम में अगर आप देखो, मैं इन सबको हटा देता हूँ, ओके। तो सबसे पहले सेप्टम प्राइमम कहाँ पे ग्रो कर गया, एंडोकार्डियल कुशन पे, और इसने ओस्टियम प्राइमम को क्या कर दिया, नैरो करना शुरू कर दिया। फिर सेप्टम प्राइमम में क्या होगा, एक और ओपनिंग होगी जिसको बोलते हैं ओस्टियम सेकेंडम, ड्यू टू सेल डेथ, अपोप्टोसिस या नेक्रोसिस की वजह से हो सकती है। फिर जो सेप्टम सेकेंडम होगा, ओके, वो सेप्टम प्राइमम के राइट साइड पे बनेगा, ओके। और फाइनली एक ही सुराख रह जाएगा जो आपका ओस्टियम सेकेंडम होगा, जो राइट टू लेफ्ट शंट को मेंटेन करेगा। अभी राइट टू लेफ्ट शंट यानी एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो आपका राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है उसका प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड, क्योंकि जो राइट साइड है उसने ब्लड देना होता है लंग्स के अंदर, और लंग्स सारे कोलैप्स हुए पड़े होते हैं, उनका प्रेशर काफी ज्यादा होता है। दैट इज वाई जो राइट साइड होती है हार्ट की उसका प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओस्टियम सेकेंडम राइट टू लेफ्ट शंट कर रहा होता है, यानी राइट साइड का सारा ब्लड लेफ्ट साइड में आ जाएगा। फिर जो सेप्टम सेकेंडम है वो क्या करेगा, ओस्टियम सेकेंडम को क्या कर देगा, कवर कर देगा, ओस्टियम सेकेंडम को कवर कर देगा। और जब एक छोटा सा सुराख बच जाएगा उसको बोलते हैं फोरामिन ओवेल बोलते हैं। जो सेप्टम प्राइमम का जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये सेप्टम प्राइमम का जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो क्या बना लेगा, वन वे वाल्व ऑफ फोरामिन ओवेल। वन वे वाल्व का मतलब क्या होता है, वन वे वाल्व का मतलब है कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करेगा। लाइक ये किस डायरेक्शन में अलाउ करेगा, इसमें जो ब्लड होता है वो सिर्फ आपका राइट साइड से लेफ्ट साइड में जा सकता है। यानी आपका एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होता है, राइट साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, ओके, जिसकी वजह से एम्ब्रियोनिक लाइफ में ब्लड आपका राइट से लेकर लेफ्ट साइड में जाएगा। जब ये ब्लड राइट से लेफ्ट में जाएगा तो ये वाल्व ओपन रहेगा, फोरामिन ओवेल ओपन होता है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसका लेफ्ट साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, तो शंट आपका रिवर्स हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये लेफ्ट टू राइट ब्लड फ्लो होता है, यानी ब्लड अब यूं जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो सुराख होता है ये बंद हो जाता है, यानी फोरामिन ओवेल ऐसे क्लोज हो जाता है। क्लियर, ठीक हो गया, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। फिर फाइनली क्या होता है, जो सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम फ्यूज कर जाते हैं, फोरामिन ओवेल को बंद कर देते हैं, बिकॉज लेफ्ट साइड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है और राइट साइड का प्रेशर कम हो जाता है। फिर फाइनली सेप्टम सेकेंडम ये फ्यूज होके इंटर एट्रियल सेप्टम बना लेते हैं। लेकिन अगर आपके सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम ये फ्यूज नहीं कर पाते तो उसकी वजह से क्या होगा, पेटेंट फोरामिन ओवेल होगा। और जो पेटेंट फोरामिन ओवेल है वो क्या होता है, ईएसडी करवा देता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट करा देता है। अब इसकी क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये पैराडॉक्सिकल इम्बोलिज्म करा देता है। अब पैराडॉक्सिकल इम्बोलिज्म को हमने समझना है, ओके। नॉर्मली हमारी क्या होती है, हमारी जो लेग की वेन्स होती है, ओके, सपोज ये लेग की वेन्स होती है,
वो जाती है आपकी इंफीरियर वेना कैवा के पास। अब इंफीरियर वेना कैवा का ब्लड जाता है आपका राइट एट्रियम के पास, ठीक हो गया। और राइट एट्रियम का ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल के पास, और राइट वेंट्रिकल का जाता होता है पल्मोनरी आर्टरी के पास। ओके, ठीक हो गया। अब ये जो मैंने पूरा पाथवे एक्सप्लेन किया है, ये वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का है। मतलब अगर लेग की वेन्स में क्या बनेगा, कोई क्लॉट बनेगा, कोई डीवीटी होगा, वो इस रास्ते से होता हुआ आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवा देगा। ओके, ठीक हो गया। मतलब जो आपकी लेग की जो वेन्स होती है उसमें जो क्लॉट बनता है, वेन्स में जो क्लॉट बनता है, वो आपका पल्मोनरी आर्टरी में या पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाता है। लेकिन क्या होगा, अगर पेशेंट को क्या होगा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होगा, तो अब जो क्लॉट होगा वो राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, फोरामिन ओवेल में, और फोरामिन ओवेल से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे चला जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे चला जाएगा। ठीक हो गया। इन शॉर्ट जो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होती है वो राइट टू लेफ्ट शंट के जरिए, यानी इस शंट के जरिए आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आ जाते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। जस्ट लाइक इन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो ये हमने सारा क्लिनिकल कोरिलेट डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं हार्ट की मॉर्फोजेनेसिस। फाइनली आगे चलते हैं वेंट्रिकल्स पर। अब जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स की डेवलपमेंट वगैरह पढ़ लेते हैं। तो पहले ये डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 3 डायग्राम्स यहाँ पे बनाई हुई है। पहले तो आपने राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम इसकी डेवलपमेंट वगैरह पढ़ लिया है। ओके, और आपको पता है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं उससे आपका आउटफ्लो बनता होता है। आउटफ्लो का मतलब है कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या राइज करेगा, अयोर्टा राइज करेगा, और जो राइट वेंट्रिकल होता है उससे क्या राइज करता है, पल्मोनरी ट्रंक। तो जो जिस पार्ट से अयोर्टा निकलता है या जिस पार्ट से पल्मोनरी आर्टरी निकलता है वेंट्रिकल से, उसको बोलते हैं आउटफ्लो पोर्शन, जहाँ से आउटफ्लो ब्लड निकल रहा है हार्ट से। तो ये जो एक कॉमन पोर्शन है, ओके, ये जो आपको कॉमन पोर्शन नजर आ रहा है, ये वो कॉमन पोर्शन है जो अयोर्टा भी बनाएगा और पल्मोनरी ट्रंक भी बनाएगा। इसको बोलते हैं हम अयोर्टिको पल्मोनरी पोर्शन, यानी ये वो पोर्शन होता है जिसने अयोर्टा भी बनाना है और पल्मोनरी ट्रंक भी बनाना है। अब साफ सी बात है, पहले ये कॉमन पोर्शन होता है, फिर इस कॉमन पोर्शन के अंदर क्या होगी, डिवीजन होगी, और डिवीजन कराने वाला कौन होगा, वंस अगेन एंडोकार्डियल कुशन हो गए, एंडोकार्डियल कुशन हो गए। ओके, क्लियर। तो इनको डिवीजन कराने वाला कौन सा होगा, एंडोकार्डियल कुशन हो गए, जो उसको दो में डिवाइड कर देंगे, अयोर्टिको पल्मोनरी को अयोर्टा में और पल्मोनरी ट्रंक में, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका पल्मोनरी ट्रंक और अयोर्टा बन जाएगा। लेकिन अगर ये एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट ग्रो नहीं कर पाते और ये सब डिवीजन नहीं करवाते, तो एक कॉमन आउटफ्लो होगा जो हार्ट से निकलेगा। और इस डिजीज को क्या बोलते हैं हम, इस डिजीज को बोलते हैं परसिस्टेंट ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, परसिस्टेंट ट्रंकस आर्ट्रियोसिस। ठीक हो गया। ओके, दोबारा बता देता हूँ कि आपके दो आउटफ्लो ट्रैक होते हैं, राइट वेंट्रिकल का पल्मोनरी ट्रंक होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का अयोर्टा होता है। ओके, क्लियर। और नॉर्मली इनकी सब डिवीजन होती है, सब डिवीजन कराने वाला एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट होता है। लेकिन अगर ये नहीं बना तो फिर हार्ट से एक ही कॉमन आउटफ्लो निकलेगा, और इस डिजीज को बोलते हैं परसिस्टेंट ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, मतलब एक ही आउटफ्लो है। और ये जो परसिस्टेंट ट्रंकस आर्ट्रियोसिस है, ये क्या करवाता है, साइनोसिस करवा देता है, यानी ये राइट टू लेफ्ट शंट होता है, और ये साइनोटिक हार्ट डिजीज करवा देते होते हैं। क्लियर। अब हम यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अब वेंट्रिकल्स के अंदर ना, अब वेंट्रिकल्स के अंदर के दरमियान में भी आपको सेप्टा बनाना पड़ेगा। अब जो वेंट्रिकल का जो सेप्टा होता है वो दो तरह का होता है, एक मस्कुलर पोर्शन होता है, दूसरा मेम्ब्रेनस पोर्शन होता है वेंट्रिकल्स के दरमियान में वाला। ओके, तो जो वेंट्रिकल्स के दरमियान में भी क्या होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। अब इसके दो पोर्शन होते हैं, एक मस्कुलर और दूसरा ये जो पार्ट है ये मेम्ब्रेनस वाला पोर्शन होता है। ज्यादातर कौन सा पोर्शन होता है इंपॉर्टेंट, आपका मेम्ब्रेनस वाला होता है, जो कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को बनाता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगी कि वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनेगा और एक सुराख रह जाएगा। इस सुराख को क्या बोलते हैं हम, ओके, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन कहते होते हैं। फिर यहाँ पर एक बताया हुआ है कि जो अयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम है, जिसने अयोर्टा और पल्मोनरी ट्रंक इसको डिफरेंशिएट करना होता है, वो रोटेट करता है। ओके, रोटेट का मतलब है कि नॉर्मली पहले क्या होता है, पहले जो अयोर्टा वाला पोर्शन होता है वो राइट साइड पे पड़ा हुआ होता है, और जो पल्मोनरी आर्टरी वाला होता है वो लेफ्ट साइड पे पड़ा होता है। जब रोटेट होती है तो रोटेट होने से यह होता है फाइनल के, रोटेट होने से क्या फायदा होता है, नॉर्मली जो पहले अयोर्टा होता है, अयोर्टा वाला पोर्शन होता है वो राइट साइड पे पड़ा होता है, और पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी वाला जो पोर्शन होता है वो लेफ्ट साइड पे पड़ा होता है। लेकिन जब रोटेशन होगी तो ये फाइनल अपनी उस पे आ जाते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। मतलब अयोर्टा ये लेफ्ट वाले पे आ जाएगा, ओके, और आपका पल्मोनरी वाला राइट साइड से कनेक्ट हो जाएगा। ये इसकी सिग्निफिकेंस होती है। लेकिन अगर ये रोटेशन ना हो पाए, अगर ये रोटेशन नहीं हो पाई, ओके, इस मैल रोटेशन हुई है, रोटेशन नहीं हुई, तो उसकी वजह से क्या होगा,
इसकी वजह से जो अयोटा होगा वो राइट वेंट्रिकल से निकलेगा और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलना शुरू हो जाएगी। दिस डिजीज इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। और जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज है ये भी साइनोटिक हार्ट डिजीज करा देती है, राइट टू लेफ्ट शंट करा देती होती है। क्लियर? तो मैं क्लिनिकल डिजीज को भी यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं अयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम रोटेट होता है। देखो यहाँ पे रोटेशन आपको नजर आ रही होगी इस डायग्राम के अंदर। और रोटेट होने के बाद ये मस्कुलर पोर्शन से क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता होता है। ओके, तो यानी जो हमारे जो अयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम होते हैं वो आपके फ्यूज होने के बाद मस्कुलर पोर्शन से फ्यूज होने के बाद मेम्ब्रेनस पोर्शन बनाते हैं जो कि इंटरवेंटिकुलर फोरामिन को क्लोज कर देते होते हैं। क्लियर? तो लेट मी एक्सप्लेन फ्रॉम दिस डायग्राम। तो जो आपका मस्कुलर पोर्शन है इंटरवेंटिकुलर सेप्टम का वो तो मसल से आया, लेकिन जो मेम्ब्रेनस पोर्शन है वो कहाँ से आया, अयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम से आया, उसकी रोटेशन और उसकी फ्यूजन की वजह से आया। बाकी इसके बाद बता दिया कि जो ग्रोथ ऑफ एंडोकार्डियल कुशन होते हैं, जो एंडोकार्डियल कुशन होते हैं वो क्या करते हैं, वो एट्रिया को वेंट्रिकल से मजीद डिफरेंशिएट कर देते होते हैं और ये वेल्व्स भी बना देते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इसके दरमियान में ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल इसके दरमियान में माइट्रल वाल्व होता है। यानी जो एंडोकार्डियल कुशन होती है वो वाल्व भी बना देते हैं, एट्रिया के सेप्टम को भी कंट्रीब्यूट करते हैं और मेम्ब्रेनस पोर्शन को भी कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि जो अयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम है वो एंडोकार्डियल कुशन है। अभी हम सारे पढ़ते हैं सब चीजें। ओके, क्लियर? तो अब हम ये पढ़ लेते हैं कि जो हमारा यानी इसको लेस समराइज करते हैं। जो इंटरवेंटिकुलर सेप्टम है इसके दो पार्ट होते हैं। ओके, मस्कुलर और मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। मेम्ब्रेनस पार्ट होता है जो जो आपका मस्कुलर वाला पार्ट होता है ये आपके सिंपल मसल से आता है वेंट्रिकल के, और जो आपका मेम्ब्रेनस वाला होता है वो एंडोकार्डियल कुशन से आता है, स्पेसिफिकली किसके, जो आपके अयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम वाले होते हैं। क्लियर? और इनका मेन पर्पस क्या होता है, जो इंटरवेंटिकुलर फोरामिन है उसको क्लोज करना। लेकिन अगर इंटरवेंटिकुलर फोरामिन क्लोज नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। अगर आपसे सवाल पूछे, ये वन लाइनर बता रहा हूँ, सवाल पूछे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। तो जो मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है या उसको हम ऐसे लिख देते हैं, मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। तो आपका आंसर क्या होगा, VST होगा। अगर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन साइनोटिक साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, यानी अगर आपसे सवाल पूछे मोस्ट कॉमन साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, फिर VST नहीं लिखना क्योंकि VST साइनोसिस नहीं करवाता। ओके, ठीक हो गया? तो अगर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज ओवरऑल, अगर ओवरऑल पूछे ओवरऑल, तो आपका आंसर क्या होगा, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे वह कौन सा मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज जो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट करता है, तो आपका आंसर होगा TGA। और वो कौन सा साइनोटिक हार्ट डिजीज है जो आपके इन्फेंसी में प्रेजेंट करता है, इन्फेंट में प्रेजेंट करता है। वंस अगेन आंसर क्या होगा, डोफ होगा। क्लियर? तो ये कुछ MCQs पॉइंट मैंने बता दिया है। इसके बाद हम चलते हैं आउटफ्लो ट्रैक फॉर्मेशन। जो आउटफ्लो होती है आपको बता दिया कि आउटफ्लो क्या क्या होती है, अयोर्टा और पल्मोनरी ट्रंक होती है, या पल्मोनरी आर्टरी बोलूंगा इन जैसे, अब इसको ट्रंक बोल बोल के जबान पे चढ़ गया है। तो पल्मोनरी आर्टरी होती है। अब इसकी डिवीजन कराने के लिए या इसकी ग्रोथ कराने के लिए खास तरह के सेल्स आते हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल्स। जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं बनाते, बहुत सारी चीजें बनाते होते हैं। न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं और सबसे पहले दो रिजिस बनाते हैं, एक है ट्रंकल रिजिस, दूसरा बल्बर रिजिस। ओके, और ये जो रिजिस होती है वन सेकेंड स्पाइरल करेगी, घूमेगी, फ्यूज करेगी, तो उसकी वजह से क्या बनता है, एयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम, और फाइनली क्या बन जाएगा आपका असेंडिंग अयोर्टा और पल्मोनरी ट्रंक। ठीक हो गया? ओके, यानी जो असल में आउटफ्लो ट्रैक होता है वो आपके न्यूरल क्रस्ट सेल से बनता है। न्यूरल क्रस्ट सेल से क्या बना, ओके, ट्रंकल और बल्बर रिजिस बने, और फिर फाइनली क्या बन गया आपका अयोर्टिको पल्मोनरी पोर्शन, और इसकी डिवीजन हुई तो असेंडिंग अयोर्टा और पल्मोनरी ट्रंक बन जाएगा। ओके, ठीक हो गया? और इससे रिलेटेड आपने 3 डिजीज आपने पढ़नी है। क्लियर? तो एक डिजीज ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज है जिसके अंदर राइट वेंट्रिकल मतलब राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, एयोर्टा, और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, जिसमें आपको मैंने 5 चीजें बतानी है, वैसे 4 चीजें होती है। ओके, तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में आपको क्या देखने को मिलता है, पहले TGA बता देता हूँ। TGA में क्या होगा, आपका राइट वेंट्रिकल इससे अयोर्टा निकलेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगा, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में क्या होता है, ओके, इनफंडिबुलर पल्मोनरी
पल्मोनरी स्टीनोसिस। अब इन्फेंटिबुलम असल में इसका आउटफ्लो पोर्शन होता है राइट वेंट्रिकल का, तो इसमें पल्मोनरी स्टीनोसिस होती है। क्लियर? राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है, ओवरराइडिंग अयोर्टा होता है। ओके, और साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा? वीएसटी देखने को मिलता है। और लास्ट में परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस है, जिसके अंदर क्या होता है? सिंगल आउटफ्लो ट्रैक होता है। पता नहीं लग रहा कि अयोर्टा निकला है या फिर आपका पल्मोनरी आर्टरी निकला है। क्लियर? इसके बाद चलते हैं वाल्व की डेवलपमेंट। अब जो सारी वाल्व्स वगैरह पढ़ लेते हैं, जो आपका अयोर्टिक और पल्मोनरी है, ये वंस अगेन एंडोकार्डियल कुशन से निकलता होता है, एंडोकार्डियल कुशन से। इन शॉर्ट रट्टा मार लेना, जो एंडोकार्डियल कुशंस होते हैं ना सिर्फ डिवीजन करते हैं एट्रिया वेंट्रिकल को डिफरेंशिएट करते हैं, बल्कि वाल्व्स भी बनाते हैं। तो जो सारे वाल्व्स होते हैं वो आपके एंडोकार्डियल कुशन से बनते हैं। बस ये रट्टा मार लेना, जो अयोर्टिक और पल्मोनरी है ये एंडोकार्डियल कुशन ऑफ आउटफ्लो ट्रैक से बनते हैं, जबकि माइट्रल और ट्राइकस्पिड ये एंडोकार्डियल कुशन ऑफ एवी कैनाल, एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल से बनते होते हैं। क्लियर? इसके बाद बता रहा है कि इसके क्लिनिकल कोरिलेट कि जो वाल्व्स की प्रॉब्लम है वो तीन तरह की होती है। ओके, या तो वाल्व स्टीनोटिक होता है, यानी वाल्व क्या हो गया है? नैरो हो गया है। ओके, नैरो हो गया है। और स्टीनोटिक वाल्व क्या होता है? ओपन नहीं हो पाता। ओके, तो इसमें जो फेलियर होता है वाल्व का, ओपनिंग का होता है। रिगर्जिटेंट में क्या होता है? वाल्व सही से क्लोज नहीं हो पाता। क्लियर? या फिर वाल्व बना ही नहीं, लाइक ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, या फिर वाल्व क्या हुआ है? डिस्प्लेस हो गया है। ओके, डिस्प्लेस या आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज ये मैंने हार्ट ड्रा किया, छोटा सा मैंने हार्ट ड्रा किया। ओके, तो एक बात रट्टा मारना कि जो आपका सपोज ये आपका क्या है? ये आपका राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व को देखो और यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व को देखो। अगर ट्राइकस्पिड वाल्व बिल्कुल राइट वेंट्रिकल के ऊपर चढ़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं एप्स्टीन अनोमली। और एप्स्टीन अनोमली का मैंने एक्सप्लेन किया था, तो ये कब होती है? जब माँ लिथियम लेती है। यानी माँ को क्या था? यानी मदर को अगर मेनिया था, उसके लिए वो लिथियम ले रही है, तो बच्चों में क्या होगा? एप्स्टीन अनोमली हो जाएगा। और एप्स्टीन अनोमली में एक्सरे में क्या मिलता है? बॉक्स शेप हार्ट। ओके, क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये चीज आपको देखने को मिलती है। ओके, तो ऑलमोस्ट ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद हम चलते हैं अयोर्टिक आर्च डेरिवेटिव। अभी तक तो हमने हार्ट को बना दिया, अब हमने इसके अलावा कुछ आर्टीरियल सिस्टम को भी तो स्टैब्लिश करना है। तो जो आर्टीरियल सिस्टम होता है वो आपके अयोर्टिक आर्चेस से निकलता है। अब अयोर्टिक आर्चेस क्या होती है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर कुछ फेरेंजियल आर्चेस होती है जिसने हेड एंड नेक बनाना होता है, और हर एक फेरेंजियल आर्च की एक अपनी आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं अयोर्टिक आर्च। तो अयोर्टिक आर्च क्या होती है? हर एक फेरेंजियल आर्च की आर्टरी होती है। जो फेरेंजियल आर्चेस है ना, ओके, उनकी आर्टरी भी होती है, वेन भी होती है, नर्व भी होती है। तो जो आर्टरी होती है उसको बोलते हैं अयोर्टिक आर्च। फेरेंजियल आर्चेस भी 6 होती है, तो अयोर्टिक आर्चेस भी 6 होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ और सिक्स। पांचवी खत्म हो जाती है, पांचवी खत्म हो जाती है, रिग्रेस हो जाती है। क्लियर? तो सबसे पहले पढ़ते हैं जो फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च होती है। ओके, तो फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च ने क्या बनाना है? बस कीवर्ड पढ़ेंगे। जो फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च होती है वो मैक्सिलरी आर्टरी का पार्ट होती है। ओके, यानी इसने मैक्सिलरी आर्टरी का कुछ पोर्शन बनाना है। तो फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च से क्या बनेगा? आपका मैक्सिलरी आर्टरी बनेगी। ये तो सबसे ईजी है। ओके, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेकंड फ्रिंजियल आर्च, इसका मिमोनिक है, फर्स्ट हमेशा मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिलरी आर्टरी। सेकंड से बनना है आपका स्टेपीडियल आर्टरी और हाइवाइड आर्टरी, तो सेकंड से स्टेपीडियल आ जाएगा। अब आती है थर्ड। थर्ड वाला ए बी सी में कहता है, जो सी है वो तीसरे नंबर पे आता है। तो जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ओके, वो थर्ड से बनती है। इसके अलावा प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये आपका थर्ड से बनता है। इसके बाद जो फोर्थ आर्च होती है, ओके, आपके लिम्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, और आपके लिम्स पेरिफेरी में पड़ेगा ना, दैट मीन्स जो आपकी सिस्टेमिक वाली होती है। इन शॉर्ट, ओके, जो फोर्थ वाली होती है लेफ्ट साइड पे आर्च ऑफ अयोर्टा बनाती है, और राइट साइड पे प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ राइट सबक्लेवियन आर्टरी ये बनाती है। क्लियर? अब सिक्स्थ वाली पढ़ लेते हैं। जो सिक्स्थ वाली है वो पल्मोनरी आर्टरी बनाती होती है। सिक्स्थ वाली क्या बनाती है? पल्मोनरी आर्टरी बनाती है। ओके, लाइक प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी बनाती है, और लेफ्ट साइड पे डक्टस आर्टरियोसिस बनाती है। और जो डक्टस आर्टरियोसिस होता है ये किसको जोड़ता है? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को अयोर्टा के साथ जोड़ता होता है। और अगर डक्टस आर्टरियोसिस पेटेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं हम पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। और पीडीए कब आपको देखने को मिलता है? अगर जो माँ है, मदर है, वो हाई अल्टीट्यूड पे रहती है, ऊपर हाई अल्टीट्यूड पे रहती है, या माँ को रुबेला का इन्फेक्शन हो गया है, या बच्चा प्री मेच्योर पैदा हुआ है, जल्दी पैदा हो गया है। ओके, इसकी वजह से देखने को मिलता है पीडीए। और पीडीए के लिए ड्रग और चॉइस क्या होती है?
एंडोमेथासिन और इबुप्रोफेन होती है। ठीक हो गया, बस ऑलमोस्ट ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर एक और बात रट्टा मार लेना, जो आपकी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है वो आपके अयोटिक आर्च के अराउंड रिवॉल्व कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो फोर्थ वाली होती है उस पर राइट वाली हो जाती है, ओके, और जो सिक्स्थ वाली है उसके अराउंड लेफ्ट वाली आती है, ओके। यानी इनिशियली क्या होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है वो आपके राइट फ्रेंजियल आर्च के अराउंड लूप कर देती है, और राइट फ्रेंजियल आर्च ने क्या बनाना है, सब क्लेमेन आर्टरी बनाना है। दैट इज वाई कि जो राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है वो सब क्लेवेन आर्टरी के अराउंड लूप करती है, और जो लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है वो डक्टस आर्टरियोसिस के अराउंड लूप आउट करती है, क्योंकि लेफ्ट साइड पर जो आपका लेफ्ट फेरेंजियल आर्च है उसने डक्टस आर्टरियोसिस बनाना है। तो जो राइट वाली होती है, ओके, वो सब क्लेवेन आर्टरी, और जो लेफ्ट वाली है वो डक्टस आर्टरियोसिस के अराउंड लूप आउट कर देती है। क्लियर? तो ये आपको चीज कॉन्सेप्ट वगैरह मैंने आपको दे दिया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब फाइनली हम सारा रिवाइज करने वाले हैं हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी के कौन सा पोर्शन किससे बनता होता है। क्लियर? ठीक हो गया, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब ये काफी कॉम्प्लेक्स डायग्राम है और हम एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़े तो मैं इसको स्किप वगैरह कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पर एक दोबारा से बेसिक हार्ट बना लेते हैं। तो ये आपका बेसिक हार्ट है, ये बड़ा फजूल हार्ट बनाया मैंने, ओके। तो ये आपका बेसिक हार्ट है, ओके, क्लियर। तो ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसका आउटफ्लो पोर्शन पल्मोनरी आर्टरी, ये आपका अयोर्टा वगैरह आ जाएगा। क्लियर? ठीक हो गया। तो अब हम इन सब की एम्ब्रियोलॉजी वगैरह डिस्कस कर रहे हैं। अब ये इसका कौन सा पोर्शन होता है, आउटफ्लो पोर्शन है, यानी राइट वेंट्रिकल का वो पोर्शन जहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है तो उसको आउटफ्लो पोर्शन कहते हैं। वंस अगेन ये इसका आउटफ्लो पोर्शन होता है। राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है। बाकी जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो रिमेनिंग पार्ट है, ओके, इस सारे पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम, ट्रेबिकुलेटेड पार्ट्स वगैरह कहते होते हैं। क्लियर? इन सब की एम्ब्रियोलॉजी डिफरेंट होती है। अब हम सबको रिवाइज करने वाले हैं, ओके। तो जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, यानी जो कॉमन आउटफ्लो होता है एम्ब्रियो में, जिसने अयोर्टा और पल्मोनरी ट्रंक दोनों बनाने हैं, वो आपका ट्रंकस आर्टरियोसिस होता है। क्लियर? तो ट्रंकस आर्टरियोसिस से क्या बनना है, ट्रंकस आर्टरियोसिस से सेंडिंग अयोर्टा और पल्मोनरी ट्रंक बनना है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आर्च ऑफ अयोर्टा कहाँ से बनता है? आर्च ऑफ अयोर्टा अभी मैंने बताया था फोर्थ फ्रेंजियल आर्च से बनता है, लेफ्ट साइड पर। ठीक हो गया। तो जो आर्च ऑफ अयोर्टा होता है वो कहाँ से बनता है? आर्च ऑफ अयोर्टा आपका लेफ्ट फोर्थ फ्रेंजियल आर्च या अयोर्टिक आर्च से बनता है। जो आपका असेंडिंग अयोर्टा होता है, ओके, वो आपका कहाँ से बनता है? असेंडिंग अयोर्टा आपका ट्रंकस आर्टरियोसिस, जो पहले इनिशियली कॉमन आउटफ्लो ट्रैक होता है उससे बनता है। इसके बाद बल्बस कॉर्डिस है। जो बल्बस कॉर्डिस है ये इसके डायलेटेड पोर्शन, यानी ये बल्बस कॉर्डिस है, ओके। ठीक हो गया। और ये कुछ साइनस हॉर्न है, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करना क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा चीज हो जाएगी और इनकी इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है। बस जो बल्बस कॉर्टस होता है इसने क्या बनाना है, स्मूथ पोर्शन या आउटफ्लो पोर्शन, किसके, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के। तो जो बल्बस कॉर्डिस है उसने क्या बनाना है, आउटफ्लो पोर्शन बनाना है। ठीक हो गया, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का। इसके बाद जो आपके लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के ट्राइबिकुलेटेड पोर्शन है, जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाए थे, वो कहाँ से बनने हैं, प्रीमिटिव वेंट्रिकल से बनने हैं। लेफ्ट और राइट एट्रियम वो प्रीमिटिव एट्रियम से बनने हैं। इसके अलावा जो वीनस ड्रेनेज के लिए इनिशियली हार्ट में क्या होता है, साइनस विनोसस होता है, यहाँ पे बनाया नहीं है। साइनस विनोसस लेफ्ट साइड पे कोरोनरी साइनस बनाता है, और जो राइट साइड पे होता है ये राइट एट्रियम के स्मूथ पोर्शन को बनाता होता है। क्लियर? ठीक हो गया, राइट एट्रियम के स्मूथ पोर्शन को बनाता है जिसको साइनस विनोरम कहते हैं। और जो लेफ्ट एट्रियम का जो स्मूथ पोर्शन है वो कहाँ से बनता है, प्रीमिटिव पल्मोनरी वेन से बनता है। एंडोकार्डियल क्वेश्चन से क्या बनता है, इंटर एट्रियल सेप्टम, मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एवी, और यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर और सेमीलुनर वाल्व, सारे वाल्व एंडोकार्डियल क्वेश्चन से बनते हैं। सुपीरियर वेना कैवा किससे बनता है, जब राइट कॉमन कार्डिनल वेन और राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन, इसको आप रट्टा मार सकते हो सीए से, जब सीए मिलेगा कॉमन कार्डिनल और एंटीरियर कार्डिनल, इनसे बनता है सुपीरियर वेना कैवा। जबकि बाकी जो कार्डिनल है, पोस्टीरियर कार्डिनल, सब कार्डिनल, सुप्रा कार्डिनल, उससे इंफीरियर वेना कैवा बन जाना होता है। क्लियर? ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट ये चीज आ जाती होती है, ओके। तो मैं यहाँ पर एक और चीज बना देता हूँ, ओके। तो ये राइट एट्रियम का ट्राइबिकुलेटेड पार्ट है, ओके, लेफ्ट एट्रियम का ट्राइबिकुलेटेड पार्ट है, और जो ये वाला पार्ट है ये स्मूथ पार्ट है। सपोज ये स्मूथ पार्ट है, ये वाला, ये स्मूथ पार्ट होता है, ओके। तो लेट्स समराइज, राइट एट्रियम का जो स्मूथ पार्ट होता है वो कहाँ से बनता है, वो आपके हमने यहाँ से पढ़ा कि ये कहाँ से बनता होता है, राइट एट्रियम का स्मूथ पार्ट राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसिस से बनता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं
राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस, ठीक हो गया, जिसको हम इस पार्ट को हम साइनस विनेरम भी कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम का जो स्मूथ पार्ट है वो कहाँ से बनता है? प्रीमिटिव पल्मोनरी वेन से बनता है। ओके, क्लियर। इसके बाद जो राइट वेंट्रिकल का जो ट्रेबिकुलेटेड पार्ट होता है, प्रीमिटिव वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रीमिटिव वेंट्रिकल, आउटफ्लो पोर्शन ये कहाँ से बनते हैं? आउटफ्लो पोर्शन हमने डिस्क्राइब किया था कि ये आपके बल्बस कॉर्डस से बनते हैं। क्लियर, बल्बस कॉर्डस से बनते हैं। बस ये आपका बेसिक एम्ब्रियोलॉजी आ गई है हमारे इसकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। अब लास्ट में चलते हैं फीटल सर्कुलेशन। अब फीटल सर्कुलेशन पर आपने रट्टा मारना है कि जो फीटल सर्कुलेशन होती है, ओके, पहले एक चीज कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। तो जो बेबी होता है, बेबी बेबी का जो ब्लड वेसल्स होती है वो कहाँ पे होती है? अम्बिलिकल कॉर्ड में होती है। ओके, और अम्बिलिकल कॉर्ड किससे अटैच होता है? वो प्लेसेंटा से अटैच होता है। और जो प्लेसेंटा होता है वो ब्लड कहाँ से लेके आता है? वो यूट्राइन आर्टरी से और वेन से होता है। ओके, क्लियर। तो ये पूरा कनेक्शन होता है फीटल सर्कुलेशन का। ओके, ठीक हो गया। अब अम्बिलिकल कॉर्ड में रट्टा मारना कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर दो अम्बिलिकल आर्टरी होती है और एक आपका अम्बिलिकल वेन आती है। अम्बिलिकल वेन एक होती है और अम्बिलिकल आर्टरी दो देखने को मिलती है। एक और बात रट्टा मार लेना, हमारी बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं वो नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन दो ही आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। मतलब नॉर्मली आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन दो ही आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक अम्बिलिकल वाली होती है और दूसरा आपकी होती है आपकी पल्मोनरी होती है। क्लियर, ये दो आर्टरी होती है जिसमें आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलता है। ठीक हो गया। तो अब इसकी सर्कुलेशन वगैरह पे आ जाते हैं। तो जो होगा जो अम्बिलिकल कॉर्ड होगा उसमें अम्बिलिकल वेन होती है। अम्बिलिकल वेन डी अम्बिलिकल वेन में कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्लियर, ठीक हो गया। तो हम इसके सर्कुलेशन वगैरह को स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे बहुत सारे शंट्स भी बनाए हुए हैं। तो एक बात रट्टा मार लेना कि जो अम्बिलिकल वेन होती है उसमें ऑक्सीजन काफी ज्यादा होती है। मैक्सिमम ऑक्सीजन टेंशन आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? मैक्सिमम ऑक्सीजन सैचुरेशन आपको अम्बिलिकल वेन में देखने को मिलती होती है, जबकि अम्बिलिकल आर्टरी में ऑक्सीजन सैचुरेशन आपको कम देखने को मिलती है। वेन में ज्यादा होती है, आर्टरी में ऑक्सीजन सैचुरेशन आपको कम देखने को मिलती होती है। अब यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट शंट आपने पढ़ लेने हैं। सबसे पहले क्या होगा? प्लेसेंटा। सबसे पहले क्या आया आपका? प्लेसेंटा आया। फ्रॉम प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा से कौन सी आपकी जा रही है? प्लेसेंटा से आपकी अम्बिलिकल वेन आई। प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन आई जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है। सबसे पहला शंट आ गया। अच्छा, ये जो अम्बिलिकल वेन होती है ये कहाँ पे एंटर होती है? ये अम्बिलिकल वेन एंटर होती है किसके अंदर? वो लीवर के अंदर एंटर होती है। लेकिन इसका यहाँ पर एक शंट आ जाता है जिसको बोलते हैं डक्टस वेनोसस। असल में क्या होता है? जो अम्बिलिकल वेन होती है वो लीवर में जाती है, लीवर की हेपेटिक वेन में आके खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक शंट आ जाता है जिसको बोलते हैं डक्टस वेनोसस। अब इस डक्टस वेनोसस की वजह से जो अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारा कहाँ चला जाता है? सारा तो नहीं, मेजोरिटी ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है? डक्टस वेनोसस में। और डक्टस वेनोसस कहाँ पे खत्म हो जाती है? आपके इंफीरियर वेना कैवा में। और इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड होता हुआ कहाँ पे आ गया? इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड होता हुआ आ गया आपका आपका आ गया राइट एट्रियम के अंदर आ गया। अब राइट एट्रियम के अंदर आ गया। ओके, ओके, तो राइट एट्रियम के अंदर आ गया। अब राइट एट्रियम के अंदर क्या है? फोरामिन ओवेल है। तो दूसरा शंट आ गया फोरामिन ओवेल। तो जो राइट एट्रियम का जो सारा ब्लड होगा वो कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। अब ब्लड जा रहा है लेफ्ट एट्रियम में, फिर वहां से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने एयोर्टा में पंप कर दिया और एयोर्टा से पूरी सर्कुलेशन पर चला गया। इसके अलावा जो आपका सुपीरियर वेना कैवा था उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। ठीक हो गया। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा, वहां से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी से आगे लंग्स तो कोलैप्स हुए पड़े हैं, आगे तो जा नहीं सकता। तो तीसरा शंट आ गया जो कि डक्टस आर्टरियोसस होता है। तो तीन शंट आपको अच्छे से पढ़ने हैं। डक्टस विनोसस जो किसको किससे जोड़ रहा है? जो अम्बिलिकल वेन को किससे जोड़ रहा है? इंफीरियर वेना कैवा के साथ, और लीवर को बाईपास करवा रहा है। दूसरा फोरामिन ओवेल जो कि राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से जोड़ देता होता है, सारा लेफ्ट साइड में पंप कर देता है। और तीसरा आता है डक्टस आर्टरियोसस जो कि लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को एयोर्टा से जोड़ देता होता है। तो ये पूरी सर्कुलेशन चलती है। तो हम यहाँ से एक्सप्लेन कर देते हैं दोबारा। सबसे पहले क्या होगा? फीटस में ब्लड एंटर होगा अम्बिलिकल वेन के थ्रू, बाईपास हुआ डक्टस विनोसस के थ्रू इंफीरियर वेना कैवा के अंदर, और उसने लीवर को बाईपास कर दिया। क्लियर, ठीक हो गया।
फिर इसके बाद ये जो इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में गई, राइट एट्रियम से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में चला गया थ्रू द फोरामिन ओवेल। इसके अलावा सुपीरियर वेना केवा का जो ब्लड था वो भी चला गया डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर, ठीक हो गया, ओके। डक्टस आर्टरियोसिस से होता हुआ डिसेंडिंग एओर्टा में चला गया। तो ऑलमोस्ट ये चीज होती है। यानी इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जो फीटस का जो राइट हार्ट होता है उसमें आपको प्रेशर ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू लेफ्ट हार्ट, ओके। लेफ्ट हार्ट पे प्रेशर आपको कम देखने को मिलता होता है, क्लियर। लेकिन जैसे ही बच्चा सांस लेता है एट बर्थ, तो रेजिस्टेंस पल्मोनरी वास्कुलेचर में कम हो जाती है। जब पल्मोनरी वास्कुलेचर में रेजिस्टेंस कम हो जाती है, क्यों कम होती है, जब बच्चा सांस लेता है लंग्स में हवा आती है, लंग्स डायलेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जब रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो राइट साइड का प्रेशर कम हो जाएगा और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब लेफ्ट साइड का प्रेशर ज्यादा होगा तो जो फोरामिन ओवेल है वो तो यूनि डायरेक्शनल अलाउ करता था, राइट टू लेफ्ट अलाउ करता था, लेकिन अब ब्लड लेफ्ट टू राइट जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाएगा तो फोरामिन ओवेल बंद हो जाएगा और फोसा वैलिस बना लेगा, ठीक हो गया, ओके। अब एक बात रट्टा मार लेना, फोरामिन ओवेल को क्लोज कराने के लिए दो फैक्टर होते हैं। नंबर वन, अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो तो फोरामिन ओवेल क्या कर जाता होता है आपका, बंद हो जाता है। दैट इज वाई अगर कोई अगर हाई हिली एरिया में रहती है तो वहां पे ऑक्सीजन कम होती है, तो जो बेबी होगा उसमें भी ऑक्सीजन कम होगा। दूसरा, डिक्रीज इन प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि प्लेसेंटा की सेपरेशन की वजह से होते हैं। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, क्लोयर वगैरह ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो फोरामिन ओवेल और डक्टस आर्टरियोसिस दोनों बंद हो जाते हैं, क्लियर, ठीक हो गया। तो ये मेनली डक्टस आर्टरियोसिस की क्लोयर करवा दिया। तो डक्टस आर्टरियोसिस की क्लोयर करवानी है तो मुझे प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करना पड़ेगा या ऑक्सीजन को बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज वाई कि अगर किसी पेशेंट को पीडीए हो तो हम क्या देते हैं, हम प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागोनिस्ट देते हैं, ओके। क्यों, क्योंकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन को कम कर देंगे। जब प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाएगा तो आपका डक्टस आर्टरियोसिस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्लियर। और इस ड्रग का नाम है इंडोमेथासिन, एनसेड जो होती है वो क्या कर देती है, डक्टस आर्टरियोसिस को बंद कर देती है। जब डक्टस आर्टरियोसिस बंद हो गया तो वो लिगामेंटम आर्टरियोसम बना देगा, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन E1 E2 उसको खुला रख देते हैं। अब हम सारे डेरिवेटिव पढ़ लेते हैं। डक्टस आर्टरियोसिस, इसका फंक्शन क्या था, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को अयोर्टा से जोड़ना, बाईपास करना ब्लड को, लीवर वाले ब्लड को। और ये क्या बनाता है, लिगामेंटम आर्टरियोसम बनाता है। और इसके अराउंड लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पड़ी हुई होती है, क्लियर। यानी लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व लूप अराउंड करती है। डक्टस विनोसस लिगामेंटम विनोसम बनाता है, फोरामिन ओवेल फोसा वैलिस बनाता है, एलेंटॉइस, ओके, ये यूरेकस बनाता है। और यूरेकस से क्या बनेगा, मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट बनेगा, मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट जो कि दरमियान में पड़ा होता है। यूरेकस क्या होता है, एलेंटॉइस का पार्ट होता है बिटवीन द ब्लेडर एंड द अम्बलाइकस, ठीक हो गया, ओके। और कहते हैं कि अगर यानी लेट मी शो यू द डायग्राम, तो ये आपका ब्लेडर आ गया, ओके। सपोज ये आपका क्या आ गया, आपका अम्बलाइकस आ गया। इनको जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर था उसको बोलते हैं हम एलेंटॉइन। एलेंटॉइन ने यूरेकस बनाना है और यूरेकस ने खत्म होकर मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट बनाना है, ओके। लेकिन अगर ये लिगामेंट परसिस्ट कर गया, यूरेकस अगर बचा रह गया, परसिस्ट रह गया, तो ये फिस्टुला बना लेगा। दिस इज कॉल्ड यूरेकल फिस्टुला। और जब यूरेकल फिस्टुला होगा तो यूरिन आपका अम्बलाइकस में से आना शुरू हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद अम्बलाइकल आर्टरी होती है, उसने मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट बनाना है, एल से मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट। और लास्ट में आपका अम्बलाइकल वेन है, उसने लिगामेंटम टेरिस हिपैटिस या राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर बना देना होता है, जो कि लीवर के फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के अंदर पड़ा होता है। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट ये वो लिगामेंट होता है जो लीवर को जोड़ता है एंटीरियर एब्डोमिनल वाल के साथ। तो ऑलमोस्ट ये चीज हो गई हमारी। इसके बाद हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एनाटमी वगैरह स्टार्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप यहाँ पे देखो रेडियोलॉजी वाले पोर्शन में, तो आपको एक बात समझ आएगी कि जो आपका कहने का मतलब है, जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं वो एंटीरियरली पड़े होते हैं। ये आपका एंटीरियरली है, ये आपका पोस्टीरियरली है। जो वेंट्रिकल होते हैं वो आगे पड़े होते हैं और जो आपका एट्रियम होता है वो पीछे पड़ा हुआ होता है। स्पेसिफिकली कौन सा एट्रियम सबसे पीछे पड़ा हुआ होता है, लेफ्ट एट्रियम सबसे पीछे पड़ा होता है। और सबसे आगे क्या पड़ा होता है, राइट वेंट्रिकल पड़ा होता है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये सबसे एंटीरियर मोस्ट पोर्शन है। दैट इज वाई अगर ट्रॉमा होगा तो हार्ट को नुकसान पहुंचेगा। तो कौन सा वेंट्रिकल रप्चर कर जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल रप्चर कर जाएगा। और जब राइट वेंट्रिकल रप्चर कर जाएगा, ओके, तो ब्लड सारा कहाँ चला जाएगा, पेरिकार्डियल कैविटी में। जब ब्लड पेरिकार्डियल कैविटी में जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कार्डिक टेम्पोनाट हो जाएगा, कार्डिक टेम्पोनाट। और जिस पेशेंट में कार्डिक टेम्पोनाट होगा उसमें आपको बैक स्ट्राइड देखने को मिलेगा।
और बैक स्ट्राइड में क्या होता है, हाइपोटेंशन, ओके, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ओके, आपको और क्या देखने को मिलता है, जेवीपी बढ़ जाती है, मफल्ड हार्ट साउंड होती है, क्लियर। तो ये इसका क्लिनिकल कोरिलेट होता है। अब लेफ्ट एट्रियम सबसे पीछे पड़ा हुआ है, और लेफ्ट एट्रियम के भी पीछे क्या पड़ा होता है आपका, ओके, लेफ्ट एट्रियम के पीछे क्या पड़ा होता है आपका, इसोफेगस पड़ा होता है। दैट मीन्स कि अगर पेशेंट को क्या हो, लाइक अगर हम कहें कि पेशेंट को माइट्रल स्टीनोसिस है, माइट्रल स्टीनोसिस की वजह से लेफ्ट एट्रियम की लार्जमेंट होती है। जब लेफ्ट एट्रियम की लार्जमेंट होती है, वो इसोफेगस को कंप्रेस करता है और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से आपको डिस्फेजिया, हॉर्सनेस देखने को मिलती है, डिस्फेजिया और हॉर्सनेस देखने को मिलती है, ओके, क्लियर। और इस सिंड्रोम को बोलते हैं हम ऑटनर सिंड्रोम, क्लियर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ओके। तो जो लेफ्ट एट्रियम है ये आपका मोस्ट पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है, और अगर ये बढ़ गया माइट्रल स्टीनोसिस में तो इसोफेगस को कंप्रेस करेगा, ओके, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को कंप्रेस करेगा, ऑटनर सिंड्रोम करा देगा। राइट वेंट्रिकल एंटीरियर मोस्ट पोर्शन होता है, ट्रॉमा हुआ, मायोकार्डियल कंटिजन हुआ तो कार्डिक टेम्पोनार्ड हो जाएगा। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ओके, जो कहते हैं कि जो हार्ट की जो इंफीरियर सरफेस होती है, इसको डायफ्रामेटिक सरफेस कहते हैं, उसका जो मेजर पोर्शन आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता होता है, ओके। अब हम आ जाते हैं पेरिकार्डियम पर। पेरिकार्डियम की 3 लेयर्स होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, और दूसरा वैसे सीरस पेरिकार्डियम होता है। सीरस की 2 लेयर होती है, पेराइटल और विसरल। जो विसरल पेरिकार्डियम होती है वो हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर बना देती है, जिसको बोलते हैं एपिकार्डियम, ठीक हो गया। यानी हार्ट की 3 लेयर्स होती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। जो एपिकार्डियम होती है वो विसरल लेयर होती है सीरस पेरिकार्डियम की, उसके ऊपर आपका पेराइटल लेयर पड़ा होता है और उसके ऊपर फाइब्रस लेयर होता है। जो आपकी फाइब्रस लेयर होती है ये सपोर्टिव लेयर होती है, जो आपकी फाइब्रस वाली सपोर्टिव होती है, पेराइटल वाली और जो होती है आपकी विसरल वाली ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करती होती है। लेकिन रट्टा मार लेना, जो पेराइटल पेरिकार्डियम है इसकी सोमैटिक सप्लाई होती है, जबकि विसरल वाले की क्या होती है, ऑटोनॉमिक सप्लाई होती है, ओके। यानी इसकी जो नर्वस सिस्टम वाली या नर्व सप्लाई होती है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम से आती है, विसरल वाले की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से आती है। दैट मीन्स अगर पेराइटल पेरिकार्डियम की इरिटेशन होती है तो आपको सोमैटिक पेन देखने को मिलेगा, जो कि शार्प होता है, लोकलाइज्ड होता है, ओके, क्लियर। और जो विसरल पेरिकार्डियम का जो पेन होता है वो आपको डिफ्यूज्ड और डल आपको देखने को मिलता होता है। और एक और बात रट्टा मार लेना, जो पेराइटल पेरिकार्डियम है इसको सप्लाई करने वाली जो नर्व होती है वो फ्रेनिक नर्व होती है, जिसकी रूट वैल्यू क्या है, C3, C4, C5 होती है। और जो आपका शोल्डर है, शोल्डर को जो सप्लाई करती है उसकी जो नर्व है वो सुप्रा क्लेविकुलर है, ओके, उसकी भी रूट वैल्यू C3, C4 होती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जब किसी पेशेंट को पेरिकार्डियम की इरिटेशन है, जब पेरिकार्डाइटिस होता है तो फ्रेनिक नर्व इरिटेट करती है। फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू C3, C4, C5 होती है। तो इसका जो पेन होता है वो C3, C4 वाली डर्मेटोम पे चला जाता है, यानी शोल्डर में चला जाता है। यानी जब पेरिकार्डाइटिस होता है तो आपका जो पेन होता है वो शोल्डर पे रेफर कर जाता होता है, क्लियर, ठीक हो गया। ये चीज आपको देखने को मिलती होती है। तो पेरिकार्डियम में 3 लेयर्स होती है। सबसे पहले आपका आता है फाइब्रस पेरिकार्डियम, फिर पेराइटल पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम, जिसको विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। और पेराइटल और विसरल इसके दरमियान में एक पेरिकार्डियल स्पेस होती है, जिसको हम जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। जब पेरिकार्डियल फ्लूइड ज्यादा हो गया तो उसको पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहते हैं। पेरिकार्डियम को सप्लाई करने वाली फ्रेनिक नर्व होती है, इसकी रूट वैल्यू C3, C4 और C5 होती है, ठीक हो गया। और अगर पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस होता है तो उसका पेन कहाँ पे रेफर कर जाता है, शोल्डर में चला जाता है, नेक में या आर्म्स में, C3, C4, C5 डर्माटोम में देखने को मिलता है। और अगर पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस होता है तो पेरिकार्डाइटिस वाले पेशेंट में आपको चेस्ट पेन देखने को मिलता है। और ये चेस्ट पेन क्या होता है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है। प्लूराइटिक चेस्ट पेन का मतलब है कि ये चेस्ट पेन इंस्पायरेशन पे बढ़ जाता होता है, क्लियर, और ये पोजिशनल भी होता है, ओके। तो इसमें 2 चीजें देखने को मिलती है, पोजिशनल होता है, 3 चीजें बल्कि, ओके। तो जो पेरिकार्डाइटिस का पेन होता है वो प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है। प्लूराइटिक का मतलब है कि इस ये पेन इंस्पायरेशन पे बढ़ जाता है, ये पेन पोजीशन चेंज करने से बढ़ जाता है, खास तौर पर लेटने से बढ़ जाता है, सिटिंग फॉरवर्ड से ठीक हो जाता है, और खांसी करने से भी ये चेस्ट का पेन बढ़ जाता होता है। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद एनाटॉमी के अंदर जो लास्ट पोर्शन है वो है हार्ट की आर्टीरियल सप्लाई, ठीक हो गया। अब लेट मी समराइज, और एक फ्लो चार्ट बनाने वाला हूँ, इसको आप नोट कर लो या इसको सुन लो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। सबसे पहले क्या आता है आपका, असेंडिंग अयोर्टा होता है।
असेंडिंग अयोर्टा होता है। असेंडिंग अयोर्टा से दो ब्रांचेस निकलती है जो हार्ट को सप्लाई करती है। एक है राइट कोरोनरी आर्टरी और एक है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ओके, अब राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और ये जो आर्टरीज होती है ये फंक्शनल एंड एनास्टोमोसिस को शो करती है। मतलब इनका थोड़ा बहुत चुना मुन्ना एनास्टोमोसिस होता है, मतलब इतना ज्यादा नहीं होता है कि एक दूसरे के नुकसान को पूरा कर सके। ठीक हो गया। और जो आपका राइट कोरोनरी आर्टरी होती है इसकी ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है सबसे पहले इसने सप्लाई करना है एसए नोड को और एवी नोड को। ओके, ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो सप्लाई किसको करती है, वो आपके एक ब्रांच देती है जिसको बोलते हैं नोडल ब्रांच। और ये जो नोडल ब्रांच होती है ये एसए नोड और एवी नोड को सप्लाई करती है। तो एक बात तो आपको रटा लगी कि जो एसए नोड और एवी नोड है ये कहाँ से लेते हैं नर्व सप्लाई, ये आपके राइट कोरोनरी आर्टरी से लेते हैं। क्लियर। अब जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है इसके बाद इसने एक ब्रांच देनी है जिसको बोलते हैं हम एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी, और हम इसको बोलते हैं नहीं बल्कि एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर नहीं, पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी। कौन सी ब्रांच देती है, पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी, या जिसको पीडीए भी कहते हैं, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक हो गया। यानी राइट कोरोनरी आर्टरी ने सबसे पहले एसए नोड को और एवी नोड को सप्लाई किया, फिर इसने एक ब्रांच दिया है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी। अब इस आर्टरी की क्या सिग्निफिकेंस होती है, जो पीडीए होती है वो जिस आर्टरी से निकले वो आर्टरी डोमिनेंट हो जाती है। मतलब जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो राइट कोरोनरी आर्टरी से भी आ सकती है, लेफ्ट से भी आ सकती है, और जिस आर्टरी से आएगी, लाइक अगर ये राइट कोरोनरी आर्टरी से निकलती है तो वो राइट साइड की डोमिनेंट आर्टरी बन जाएगी। अगर ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से निकलती है तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डोमिनेट कर जाती है। लेकिन 90% केसेस में जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है वो राइट कोरोनरी आर्टरी से निकलती है। दैट इज वाई कि जो राइट कोरोनरी आर्टरी है इज द डोमिनेंट आर्टरी ऑफ हार्ट। ओके, डोमिनेंट आर्टरी क्यों, क्योंकि ये पीडीए देती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो एमआई होता है वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, खासतौर पर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। अब जो पीडीए होती है, पीडीए ने किस जगह को सप्लाई करना है। ओके, अब जो पीडीए होती है इसने आपके पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंटिकुलर सेप्टम इसको सप्लाई करना है। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंटिकुलर सेप्टम इसको सप्लाई करना है। दूसरा, वेंट्रिकल की इंफीरियर या पोस्टीरियर वाल को सप्लाई करना है, दोनों वेंट्रिकल की, पोस्टीरियर वाल ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ठीक हो गया। इस एक ये सप्लाई करना है। और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, ओके, लास्ट में इसने किसको सप्लाई करना होता है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ने पोस्टीरो मीडियल पैपिलरी मसल। ठीक हो गया। पैपिलरी मसल वो होते हैं जो वाल्व को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, क्लियर। और पैपिलरी मसल को सप्लाई करना है, तो ये आपकी आर्टीरियल सप्लाई हो जाती है। लास्ट में एक और ब्रांच भी होती है जिसको बोलते हैं हम, ओके, मार्जिनल आर्टरी। जो मार्जिनल आर्टरी होती है उसने किसको सप्लाई करना है, उसने सप्लाई करना है राइट वेंट्रिकल को। क्लियर, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस। अब हम चलते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, क्लियर, इसकी दो ब्रांचेस होती है मेन, एलएडी और एलसीएक्स। एलसीएक्स, एलएडी क्या है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग होती है, और सबसे ज्यादा एमआई इसी आर्टरी में देखने को मिलता है। जो एलएडी होती है वो किस जगह को सप्लाई करती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। लाइक ये आपके इंटरवेंटिकुलर सेप्टम के पोस्ट एंटीरियर 2/3 को सप्लाई करती है। एंटीरियर 2/3 ऑफ इंटरवेंटिकुलर सेप्टम इसको सप्लाई करती है। ओके, इसके अलावा जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है, लाइक लेफ्ट वेंट्रिकल का इंटीरियर सरफेस, क्योंकि पोस्टीरियर वाल तो हो गई थी, एंटीरियर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इसको सप्लाई करती होती है। इसके अलावा और किसको सप्लाई करती होती है, ओके, एलएडी। एलएडी आपके लाइक पैपिलरी मसल के एंटीरो लैटरल पार्ट को सप्लाई करती है। ओके, इसके अलावा आपके जो बंडल ऑफ हिस है, ओके, बंडल ऑफ हिस और परकिंजी, मेनली बस बंडल ऑफ हिस और बंडल ब्रांच, बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांच और परकिंजी फाइबर उनको भी सप्लाई करती है। जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आती है ये किस जगह को सप्लाई करती होती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आपकी पोस्टीरो लैटरल सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल उसको सप्लाई करती होती है। क्लियर, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये सारी चीजें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और ऑलमोस्ट तो लेट्स समराइज दिस। तो जो असेंडिंग अयोर्टा होता है उससे क्या ब्रांच निकलती है, असेंडिंग अयोर्टा से क्या निकलती है, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलती है।
राइट कोरोनरी आर्टरी डोमिनेट करती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एमआई में आ जाती है। राइट कोरोनरी आर्टरी से नोडल ब्रांच निकलती है जो एसए नोड और एवी नोड को सप्लाई करती है, जबकि बंडल ऑफ हिस और जो आपके होते हैं बंडल ब्रांच, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच और परकिंजी फाइबर उसको एलएडी सप्लाई करती है। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की सिग्निफिकेंस थी, जो आर्टरी ये ब्रांच देती है वो डोमिनेट कर जाती है और ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, पोस्टीरोमीडियल पैपिलरी मसल को सप्लाई करती है और लास्ट में एक मार्जिनल ब्रांच देती है जो राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, जिसको हम लेफ्ट एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी भी कहते हैं, ये एंटीरियर 2/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है। एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाएगा, एंटीरियर लैटरल पैपिलरी मसल आ जाएगा, बंडल ऑफ हिस बंडल ब्रांच को सप्लाई करती है और जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स होती है पोस्टीरियर लैटरल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। क्लियर? रट्टा मार लेना, जो कोरोनरी ब्लड फ्लो होता है ये पीक कर जाता है अर्ली डायस्टली में, यानी हार्ट के दो फेज होते हैं जब हम कार्डिक साइकिल अभी स्टार्ट करेंगे, एक सिस्टली होता है एक डायस्टली होता है। डायस्टली रिलैक्सेशन फेज होता है, जब हार्ट रिलैक्स करता है, मतलब इसके इसके जो कार्डिक मसल है वो रिलैक्स कर जाते हैं। जब मसल फाइबर रिलैक्स कर जाते हैं तो जो अपनी कोरोनरी आर्टरी है उसकी कंप्रेशन नहीं हो पाती। इन शॉर्ट, जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उसकी तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता होता है, क्योंकि जो आपके मसल्स होते हैं वो आर्टरी को कंप्रेस नहीं कर पा रहे होते। और जो हार्ट की जो वीनस ड्रेनेज होती है वो कोरोनरी साइनस के थ्रू होती है। कोरोनरी साइनस ग्रेट कार्डिक वेन की कम्युनिकेशन या कंटिन्यूएशन होती है। और जो कोरोनरी साइनस होती है सबसे बड़ी वेन होती है आपके पूरी बॉडी की, और ये राइट एट्रियम में खत्म हो जाती है। ऑलमोस्ट हमने हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी और एनाटॉमी डिस्कस कर लिया है, तो ऑलमोस्ट अभी हमने इतना डिस्कस कर लिया है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमने फिजियोलॉजी स्टार्ट करनी है नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, जो हम 5 से लेकर 10 मिनट के बाद कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उसके बाद हम फिजियोलॉजी कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, मजा आया होगा। तो यस, कार्टाजिनर में ट्राइड होता है, यस, बीआरएस, ब्रोंकिएक्टेसिस, रिकरेंट साइनोसाइटिस, साइटिस इन्वर्सस वगैरह। हार्ट की डायग्राम समझ नहीं आई, हार्ट एनाटमी वाली। हार्ट एनाटमी के अंदर कौन सी डायग्राम? डायग्राम है, जस्ट मैंने ये कहा था कि जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं वो आगे होते हैं, एट्रियम आपके पीछे होते हैं, और आपको पता है हार्ट के चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं, और मैंने आर्टीरियल सप्लाई वगैरह डिस्क्राइब की थी। अपर लेफ्ट कॉर्नर पर ये वाली डायग्राम, इस डायग्राम में यही बताया गया है कि जो एंटीरियरली है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, लाइक ये एंटीरियरली है, ये पोस्टीरियरली है, क्योंकि ये आपकी पसलियां पड़ी हुई है और ये आपके वर्टिब्रा पड़े हुए हैं। आगे आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल पड़ा होता है, पीछे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम पड़े होते हैं। सबसे ज्यादा पीछे पड़ा होता है लेफ्ट एट्रियम और सबसे आगे पड़ा होता है राइट वेंट्रिकल। तो बस इस डायग्राम में यही कॉन्सेप्ट है। और लेफ्ट एट्रियम के पीछे इसोफेगस है, ये अयोटा है, ये चीज आपकी वर्टिब्रे है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। क्रॉस सेक्शनल व्यू, एपी व्यू, वो छोड़ो आप, क्रॉस सेक्शनल व्यू, एपी व्यू, अब वो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं, इतनी एनाटमी वगैरह काफी है। 24th एडिशन पेज नंबर 285 पर आर्चिस वाला टॉपिक है बुक में। आई डोंट नो, आई डोंट नो, मतलब समझ आ नहीं रहा, छोड़ो फिर, अगर समझ नहीं आ रहा तो बस इतना आपने याद रखना है कि आगे वेंट्रिकल और पीछे एट्रियम होता है। मेरी वाले में तो नहीं है, कोई और बता दे, आई डोंट नो। मेरे पास अभी 23rd एडिशन है। ओके, तो आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, मीटिंग को बंद करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट।